अब थोड़ा सुकून नज़र आएगा, लेकिन ईरान की वजह से इसराइल ने बहुत ज़्यादा नुकसान को फेस किया। इसराइल अपने आप को समझता था कि वो तकरीबन दुनिया की 10 बड़ी लेयर्स को अपने ऊपर छाए हुए है। ईरान ने अपने ज़ोर पे ये जंग विक्ट्री विन की है। ईरान को इस चीज़ की तो मुबारकबाद बनती है। देखा जाए इसराइल अपने आप को यही समझ रहा था कि वो सबसे आगे एटमी पावर है और दुनिया में वो छाना चाह रहा था। ईरान फाइनली कह ले कि अपनी जो विक्ट्री की सेलिब्रेशन है उसको सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसराइल को मुंह की खानी पड़ी है। उसने अमेरिका के भी हाथ पांव जोड़े लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया है। बात करेंगे भाई ईरान की, जो 2 हफ्तों से जंग हम लोगों को नजर आ रही थी, नतीजा सामने नहीं आ रहा था। फाइनली ट्रंप ने अपने बड़े हमले के बाद बंकर बस्टर्स मिसाइल जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर दागे थे, उसके बाद फाइनली कह दिया कि भाई हम सीज फायर के लिए रेडी हैं और सीज फायर करार भी दी गई। लेकिन वही बात हुई इंडो पाक वॉर की तरह के भाई फिर से एक दूसरे को सुकून नहीं मिला और एक दूसरे पर मिसाइल दाग दिया। फिर अभी ट्रंप ने बोला है कि भाई इजराइल थोड़ा सी अकल करो, अपने पायलट्स को अपने होम बुलाओ और ईरान की जान छोड़ दो। और ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान के लिए बहुत बड़ा ये मौका है भाई। वो फ़लस्तीन और गज़ा समझ रहे थे ईरान को, उनके भी कान खड़े हो गए हैं कि ये जो मुल्क है ये फ़लस्तीन और गज़ा नहीं है बल्कि ये ईरान है, जो कि कह लें कि करबला के मैदान में बहुत कमाल के तरीके से जीता हुआ दिखाई देता है। साथ में बात करेंगे भाई न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है ईरान और इनका जो एटॉमिक पावर का मंसूबा था जो पोस्ट पर था उसको भी रिज्यूम कर दिया गया है। होप सो ईरान बहुत जल्द एक एटॉमिक पावर बनता हुआ दिखाई देगा। और जैक्सन हिंकल की भी साथ में बात करती हैं, उन्होंने कह लें कि अगर हम लोग बात करें लीडरशिप की तो खैमियानी की पोस्ट के ऊपर एज अ हीरो लिखा है और साथ में ये बताया है कि ये बंदा अकेला ह्यूमैनिटी के लिए खड़ा हुआ है और नज़र भी आया है हम लोगों को। तो चलिए पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई ईरान की विक्ट्री। सर, ईरान जंग जीत चुका है और इसराइल ने सरेंडर कर दिया है और ट्रंप अपने मीडिया पर खुद ही बरस पड़े हैं कि मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रही है। क्योंकि एक तरफ सीज फायर करवाते हैं, दूसरी तरफ फिर मिसाइल दाग दिए जाते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि एक तो ईरान की विक्ट्री और दूसरा इसराइल का नाकाम होना और साथ में भारत का सपोर्ट करना, वो बड़ा डिप्लोमेटिक रहा है बीच में। इसने दोनों मुल्कों को सपोर्ट किया और पाकिस्तान ने किसको सपोर्ट किया? देखें, पाकिस्तान ने तो किसी को भी सपोर्ट नहीं किया। देखें, पाकिस्तान तो ओपनली कहीं पे भी आके ये नहीं कह सका कि जनाब हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम जनाब जो है वो ईरान का साथ देते हैं। कहीं पे भी हमें नहीं नज़र आया कि पाकिस्तान ने ओपनली आके ये कहा हो। लेकिन इंडिया ने जो है वो G7 की मीटिंग में इसराइल को सपोर्ट किया और बाद में जो है वो बयान जिस तरह से हमने देखे हैं कि उसने ईरान को भी सपोर्ट किया। मेन उसकी वजह ये थी, ईरान में उसने $550 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई थी चाबहार पोर्ट पर, और कैसे वो इन्वेस्टमेंट को अपनी होने देता। और जिस तरह से उसने बाकायदा इसराइल को भी कायल किया हुआ था कि जनाब आप लोग वहाँ पे किसी भी सूरत में जो है वो बमबारी ना करें, किसी सूरत में वहाँ पे आप ऐसी कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे मेरा पैसा, मेरी इनकम, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया हो जाए। और दूसरी तरफ अगर ट्रंप की आप बात कर रही हैं तो ट्रंप भाई वो उसकी कौन सुनता है। वो इस टाइम सारे के सारे ईरान से हार चुके हैं, इसराइल भी हार चुका है। और यहाँ पे अगर आप बात करें जनाब ईरान से जनाब इसराइल और अमेरिका दोनों ही हार चुके हैं। जिस तरह से यहाँ पे ईरान ने स्ट्रेटजी अपनाई है जनाब, अब देखेंगे अगर सीज़ फायर की बात हुई है तो सबसे पहले दोबारा सीज़ फायर तोड़ने में इसराइल ने पहल की है। इसराइल ने पहल के साथ ही ईरान ने अपने मिसाइल चला दिए। ईरान ने ये मिसाइल किस लिए बनाए हैं? वो इसीलिए अपने डिफेंड करने के लिए बनाए हैं ना। अगर उस पर कोई उंगली उठाएगा तो वो खामोश तो नहीं बैठेगा। अगर आपके मुँह पर अगर एक बंदा एक चपेट मारेगा तो क्या आप उससे चपेट खाएंगे? भाई इस टाइम ईरान ने यह साबित किया वो एक चपेट खाने के काबिल नहीं बल्कि 4 चपेड़े मारने के काबिल है। उसने ईरान जैसे मुल्क को भी भाई उसने सही लिया। अभी देखिए कतर पे और इराक में जिस तरह से डिफेंड किया, दुनिया ईरान है कि भाई अमेरिका जैसी बड़ी सुपर बेसिस को अटैक किया, सुपर ताकत को ललकारा है। ललकारना आसान नहीं है, वहाँ पे जाके फिर अटैक करना इतना आसान नहीं है। कतर ने पहले कहा जी ये तो हमारी जो है वो सरजमीन पे आके अटैक किया है, लेकिन कतर भी बाद में समझ गया कि जनाब ये हम पे हमला नहीं किया गया, किया अमेरिका पे ही है। लेकिन उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गया कि अगर हम भी इसमें इन्वॉल्व हो गए तो ये जंग मज़ीद जो है वो मशरिक़ वस्ता में बढ़ती नज़र आएगी। लेकिन इसको कंट्रोल किया गया और कंट्रोल जो है वो ईरान के हाथ से ही हो सकती थी और कोई नहीं कर सकता था। इसराइल ने अपनी तरफ से जो है वो कोई जो है वो कोशिश नहीं छोड़ी किसी तरीके से ईरान पर। अगर यहाँ पे इसराइल कहीं ना कहीं से ताकतवर नज़र आता, इसराइल कहीं ना कहीं से आपको नज़र आता है कि इसराइल जो है वाकई बड़ा डिफेंडेबल है, तो मेरे ख्याल से आज ये सीज़ फायर होता हुआ नज़र ना आता। ये सिर्फ और सिर्फ इसराइल और अमेरिका की नाकामी की वजह से आज सीज़ फायर की बातें होती नज़र आ रही हैं या सीज़ फायर की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ईरान ने खुद कहा है कि भाई मैं शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा और जंग आपने शुरू की है लेकिन ख़त्म हम करेंगे और हम आपको बताएंगे कैसे ख़त्म करेंगे। और डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे
बात करें, ईरान ने बताया खैबर मिसाइल भी थे उसके पास क्लस्टर मिसाइल थे, पता नहीं कौन कौन से मिसाइल उसने बनाए थे, वो उसकी ताकत थी। अभी तो उसके पास कोई एटमी ऐसी कोई पावर नहीं मौजूद थी जिसके लिए वो कोशिश कर रहा था, बल्कि अभी ईरान ने ईरान को जैक्सन हिंकल बहुत बड़े एक जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े एनालिसिस्ट हैं, अगर पॉलिटिकल सिचुएशंस की बात की जाए तो अपना मुद्दा हर चीज़ के सामने ये रखते हैं। और स्पेशली एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट किया है और जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ईरान जो अपना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था उसको दोबारा से स्टार्ट करने की बातें कर रहा है। बिल्कुल करने की कोशिश में भी है और वो चाहेगा। देखिए उसका किसी चीज़ पर मुआहदा ही नहीं हुआ। मुआहदा सीज़ फायर वो होता है जिस पे बैठ के 2 लोग या 3 लोग बैठ के मेज़ पे दस्तखत करते हैं और कहते हैं जनाब अब सीज़ फायर हो गया है और आइंदा ना तो ईरान ये काम करेगा ना इसराइल ये काम करेगा। देखिए ज़ुबानी कलामी हुआ है, ज़ुबानी कलामी क्या होता है। और दूसरी बात कि ईरान अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए वो बना सकता है और बनाना भी चाहिए। देखिए अमेरिकन या दूसरे यूरोपियन ममालिकों ने बनाया अपनी लेकिन जो रिजीम चेंज करने की बातें की जा रही थी, रिजीम चेंज नहीं हो पाया। क्या ये आने वाले वक्तों के लिए कोई बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन तो नहीं हो सकती? देखिए ये आने वाला वक्त कुछ हो सकता है, अभी कबल कहना थोड़ा मुश्किल भी है। और देखें अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, सीज़ फायर करवाने का भी कोई मकसद हो सकता है कि किसी तरीके से जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामनेई उसको किसी तरीके से टारगेट किया जाए। ये क्योंकि इनकी चाल हो सकती है, क्योंकि इससे पहले बहुत बड़े बड़े जो इनके लीडरान हैं या जनरल साहिबान हैं उन सबको जो है वो शहीद किया गया। अगर यहाँ पे बात करें, आप देखें कि इनके साइंसदान उनको शहीद किया गया। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगा कि ईरान को हर लिहाज से जो है उन्होंने पहले सतर्क रहना चाहिए, बिल्कुल होशियार रहना चाहिए और ईरान जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर आपने बात की है इंडिया ने भाई अच्छा काम किया है। इंडिया ने दोनों साइडों की जो है वो और यहाँ पे पाकिस्तान दोस्ती कायम रखी है, उसने जो है वो दोस्ती भी कायम रखी है। अगर पाकिस्तान की आप बात करें तो पाकिस्तान ने भी जो है वो न्यूट्रल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ स्टांस लेना चाहिए था पाकिस्तान को। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क था और इस्लामी मुल्क इंडिया का बड़ा बड़ा दिल है। आप यूक्रेन रशिया की वॉर की बात कर लो, उसमें भी पार्टिसिपेट करता है कि भाई मेडिएशन हो जाना चाहिए, सीज फायर लगवा दीजिए। कितनी और तबाही होंगी अभी अपनी इंडो पाक वॉर में आप देख लें कितना कुछ इन्होंने किया। और अब की अगर बात कर लें तो ईरान और इजराइल की वॉर के अंदर भी उनका रोल अच्छा नजर आता है। अब देखें आपने इंडिया की बात की, मैं थोड़ी सी चीज़ में ऐड करता जाऊँ कि ट्रम्प की जगह पर इनको पीस नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो आप ये बात ही गलत कर रही हैं। नोबेल प्राइज़ उसको मिलना ही नहीं चाहिए। कैसे नरेंद्र मोदी को नोबेल प्राइज़ मिल, वो पाकिस्तान में अटैक कर रहा, पाकिस्तान में घुस गया। देखे पाकिस्तान आगे से अटैक ना करता तो किस तरह से वो ये जंग तो जो है वो वसी होती नज़र आनी थी। ये तो पाकिस्तान ने अटैक किया तो इंडिया को खामोश करा दिया और आप नोबेल प्राइज़ देने की बातें करिए। इसी तरह से अगर आप बात करें यहाँ पे लेकिन उनके जो 3 टेन्योर गुजरे हैं उसमें भी आप देखें ना कि जंग नहीं हुई है। ये तो किसी को इल्म भी नहीं था कि जंग होगी इंडिया पाकिस्तान की, ये तो बस हो गई। मतलब देखिए ये हवा दी गई है ना। हाँ। अब उससे एक बेनिफिट हमारे जो जनरल साहिबान को भी हुआ है। कैसे हुआ आप देखेंगे, उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया गया। फील्ड मार्शल से जनाब देखेंगे कैसे बना कि उन्होंने एक जंग जीती है, बेशक वो 1 दिन की थी या 2 दिन की जंग थी। उस जंग में एक मार्का तो मारा है ना, उसको मार्का मारने के बाद फील्ड मार्शल बना दिया गया। और इसके बाद अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया साइड की अगर स्पेशली आप यहाँ पे आप बात कर रही हैं, नरेंद्र मोदी देखिए पिछले टेन्योर में कुछ उसने अच्छा किया, लेकिन वो पाकिस्तान और इंडिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी रहते हैं हमेशा से कि अपने आप को सुर्खी में रखने का पर्पस ये होता है कि ताकि वो ज़्यादा व्यूअरशिप गेन कर सके, दुनिया को दिखा सके, अपने इंडिया में वो अपना असर रसूख बना सके, दुनिया को बता सके कि भाई मैं बड़ा ही अच्छा हूँ और मैं भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट हूँ। उसके नाम पे उसने बड़ा वोट लिया है। तो मेरे ख्याल से आप नोबेल प्राइज़ की बात करिए, मेरे ख्याल में वो किसी भी सूरत में वो बल्कि जूती के नोक का वो हकदार है। जी मैंने जो पिछले जो दिन थे उनमें सूरत हाल आपको पता है बहुत सीरियस हो चुकी थी। कुछ पता नहीं था, कुछ नहीं कहा जा सकता था, लेकिन ईरान ने अपने ज़ोर पे ये जंग विक्ट्री विन की है। ईरान को इस चीज़ की तो बड़ी मुबारकबाद बनती है। देखा जाए इसराइल अपने आप को यही समझ रहा था कि वो सबसे आगे एटमी पावर है और दुनिया में वो छाना चाह रहा था। तो हर बार ऐसा नहीं होता कि जैसा इसराइल सोचे कि हर इस्लामी ममालिक में जिस तरह उसने फ़लस्तीन का हाल किया था कि हो सकता था कि वो ईरान का भी ऐसे ही करता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईरान ने अपने ज़ोर पे बलबूते पे ये विक्ट्री विन की। बिल्कुल आपकी बात सही है कि ईरान ने अपने बलबूते पे ये विक्ट्री हासिल की है। और क्या वजह है कि मुस्लिम ममालिक साथ नहीं देते किसी दूसरे मुस्लिम ममालिक का जब भी कोई जंग की बात आती है। तो आप देखिए अगर पाकिस्तान की बात की जाए, उन्होंने ये बात भी पहले की थी नेतन्याहू ने कि नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान को बनाया जाएगा। पाकिस्तान के ममालिक देखे, एक तो यूएसए से वैसे कर्जा लेता है
ये आपको पहले, और वो कर्जा वापस नहीं किया जाता हर साल की तरह। वो किस तरह उन ममालिक का साथ दे सकता था? उन्होंने पहले यूएसए की सुननी थी। ये बात तो सब पाकिस्तान को, मुल्क से बाहर सबको पता है, ट्रम्प को तो पहले पता है, और वो कभी भी ये ना चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान का साथ देता है। जिस तरह से ट्रम्प ने ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि भाई इजराइल बस कर दो, अपने पायलट अपने घर बुला लो, लेकिन इसके बावजूद सीज़ फायर के 12 घंटे बाद फिर से हमें नज़र आया कि भाई इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। जी बिल्कुल ऐसा। और आपने वो न्यूज़ सुनी जब ट्रम्प अपने ही सोशल मीडिया पे बरस पड़े? बेचारे गरम दिमाग हो गए। गरम दबा, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं जंग बंदी का बोला, उसके बावजूद उसके बाद इन लोगों ने आपस में अपनी ही मानी, ईरान ने उनकी कोई बात नहीं मानी। ये ऐसे क्यों लग रहा है कि इंडो पाक वॉर की याद दिला रहा है हम लोगों को? बिल्कुल ऐसा ही है, मिक्सअप हो रहा है। लेकिन जिस तरह अभी आपने देखा कि एयरबेस बंद कर दी गई कतर, यूएई में और सऊदीया में, उस वजह से मुसलमानों को, जो लोग वहाँ के वहाँ रह गए थे, यहाँ पाकिस्तान में भी एयरपोर्ट वगैरह क्लोज़ किए गए। उस दौरान मुश्किलात का सामना हुआ काफ़ी लोगों को, लेकिन अल्लाह हालात बेहतर करे। जंग का नाम सुन के ही इंसान को डर आता है, कभी कहीं पे बुरे हालात ना हो, स्पेशली मुस्लिम कंट्री पे। वापिस आते हैं अमेरिका के ऊपर। अब अमेरिका की बोलती बंद क्यों हो गई है? देखिए, अपने आप को बड़ा ही वो ताकतवर, अपने आप को बहुत ही बड़ा वो समझता था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अभी देखिए, किसी एक सहाफ़ी था इसराइल के अंदर, किसी ने पूछा, वो आम पब्लिक जो है वो सियासतदानों से पूछती है कि भाई आप लोगों ने ये जंग क्यों स्टार्ट की जब आपको पता था कि भाई ईरान बड़ा ताकतवर है? तो आगे से वो सियासतदान क्या कह रहा है, कहते हमें कोई आइडिया नहीं था ईरान इतना उभर रहा है, इतना ताकतवर है। लेकिन डेफिनेटली अभी अमेरिका को भी अभी समझ आई कि जिस पर हम सेंक्शंस लगाने की बातें करते हैं, जिसको हम कोई असला देने की बात नहीं करते, जिस पर हम हर तरह से टारगेट करते हैं, हमें तो क्या पता ये अंदर खाते जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन अभी अगर चंद टाइम या चंद महीने और मिल जाते हैं ईरान को, तो वो दुनिया की एक सुपर पावर बन चुका होता है और दुनिया को बताता कि वाकई वो कितना पावरफुल है और कितना वो स्ट्रॉन्ग मुल्क है। अभी देखेंगे बाकी सारे ममालिकों ने जिस तरीके से वो एटमी मिसाइल बनाए। लेकिन यहाँ पर एक बात तो माननी पड़ेगी कि जिस मर्जी मुस्लिम ममालिक पे हमला होता है तो बाकी मुस्लिम ममालिक साथ नहीं देते हैं। साथ नहीं देते, ये डेफिनेटली ये बहुत ही एक चीप हरकत लगती है मुस्लिम ममालिक की, स्पेशली अगर बात करें। देखिए, जब ईरान पे अटैक हुआ है तो आप सबको चाहिए यकजू होते और इकट्ठे हो जाते और बताते अपने उन यहूदो नसारा को, उन काफरों को कि भाई हम लोग एक यकजा होकर अगले का मुकाबला कर सकते हैं और अच्छा खासा हम उनको जवाब दे सकते हैं। लेकिन अफसोस इस चीज़ का दुख है कि हमारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो सोए हुए हैं, बल्कि आपस में लड़ते हुए नज़र आते हैं। अभी देखे, हमने ही मतलब हमारे इस्लामी ममालिक ने अमेरिका को अड्डे दिए, क्यों दिए? उनको तो चाहिए था भाई, अमेरिका को कहते हैं भाई निकलो यहाँ से, आपकी वजह से जंग स्टार्ट हुई है ईरान में, तो ईरान को आप तनहा कर देंगे तो मेरे ख्याल में ईरान ने ये खुद, सिर्फ ईरान ही तनहा नहीं है, यहाँ पर तो 56 मुस्लिम ममालिक हैं, वो सारे के सारे तनहा ही नजर आते हैं। आप किसी और की बात कर लें भाई, मुट्ठी भर होते हैं लेकिन साथ खड़े होते हैं। यकीन करें कि अगर मैं यहाँ पे छोटी सी बात ऐड करूँ कि अगर सऊदी अरब पे किसी किस्म का अटैक होता तो तमाम इस्लामी ममालिक इकट्ठे होकर अटैक करते। क्या सिर्फ 57 ममालिक एक सऊदी अरब है? बट सवाल ये है, इस्लामी ममालिक की जो फ़ौज है या इस्लामी ममालिक के जो 57 इस्लामी ममालिक है, क्या वो सिर्फ एक सऊदी अरब के लिए बने हैं? सिर्फ उनको सपोर्ट कर सकते हैं? ईरान को क्यों नहीं सपोर्ट करते? क्यों नहीं करते आप जनाब दूसरे गज़ा को क्यों नहीं करते? आप जनाब इराक़ को क्यों नहीं करते? शाम को क्यों नहीं करते? इराक़ और शाम के हालात आपने देखे, आगे ईरान का भी यही हाल करने वाले थे। ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का था। देखिए, ये तो शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान की तरफ आने से पहले ईरान ने इतना भरपूर जवाब दिया, दुनिया को ईरान कर दिया कि भाई ईरान एक सुपर पावर है। और बेशक वो उस तरह से अभी एटमी मिसाइल या एटमी पावर तो नहीं है, लेकिन एटमी मिसाइल के लिहाज से जिस तरह से उसने अपनी पावर दिखाई है मशरिक़ वस्ता में, उसने अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग करके दिखाया। सर, लास्ट सवाल, आने वाले दिनों में क्या लगता है कि 6 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बड़ी जंगें देख ली हैं, अब थोड़ा अमन अमान होना चाहिए? डेफिनेटली अब थोड़ा सुकून नज़र आएगा, लेकिन ईरान की वजह से इसराइल ने बहुत ज़्यादा नुकसान को फेस किया। इसराइल अपने आप को समझता था कि वो तकरीबन दुनिया की 10 बड़ी लेयर्स को अपने ऊपर छाए हुए है, कि उसके आसपास सारे अमेरिका की जो है वो अड्डे मौजूद हैं। अगर कोई भी अटैक करेगा जी, अमेरिका की जो फोर्सेस मौजूद है वो उन्हें उन पर अटैक करेगी और वो किसी तरीके से उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन उन तमाम लेयर्स को क्रॉस करके ईरान इसराइल तक पहुंचा, तो भाई ये तो फिर इसराइल के लिए एक चौंका देने वाली खबर थी ना, कि भाई आपके घर में घुस के आपके लोगों पर इतना बड़ा अटैक करना आसान तो नहीं था। आपका आयरन डूम किधर है? आपका आयरन डूम दुनिया का नंबर 1 था, आपके ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज़ दुनिया की सामने मौजूद थी, किधर गई सिक्योरिटीज़? यार ये बातें हैं। अल्लाह ताला की मदद जब किसी मुल्क के साथ शामिल होती है तो भाई वो गैब की मदद आती है। देखिए, ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, लेकिन अल्लाह की मदद थी। बेशक हम लोग ये सोचते हैं
कि वो एक शिया मुल्क है, लेकिन उसने क्या कहा कि अगर इस्लाम को आप ज़िंदा रखना चाहते हो, हम सिर्फ इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी अपने फ़िरक़े के लिए या अपने किसी दूसरे लोगों के लिए नहीं लड़े, हम सिर्फ लड़े हैं तो इस्लाम के लिए। इस्लाम की हिफाजत करें। अगर आप लोग इस्लाम की हिफाजत करना चाहते हैं तो आप सारे ममालिक को चाहिए वो निकले और इस ईरान का साथ दे, लेकिन अफसोस किसी ने भी साथ नहीं दिया। और दुख इस चीज़ का, इस चीज़ का ही हमें तकलीफ़ है कि यार देखें इनको बहुत तकलीफ है कि किसी ने ईरान का साथ नहीं दिया और उनकी ये तकलीफ बरकरार ही रहेगी, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि बाकी ममालिक मिलकर कह लें कि मुस्लिम्स उनको सपोर्ट करें। और मुस्लिम्स को ऐसा करना चाहिए, भाई सपोर्ट के लिए निकलो बाहर। जब वेस्टर्न एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, जब मुट्ठी भर हिंदू मिल सकते हैं आपस में अपने मुल्क को बचाने के लिए, तो मुसलमान क्यों नहीं मिल सकता है? आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।